नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा गुलजार आपको दिखाई पड़ेगा। गुलजार इसलिए कि आज कई दिनों की बिकवाली के बाद आज थोड़ा सा हरा निशान दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी बहुत खरीदारी मार्केट्स में देखने को मिल रही है और खरीदारी का आलम यह है कि इंडेक्स पे तो आपको तेजी शायद ना दिखाई पड़े, निफ्टी और सेंसेक्स में तो इतना मूव नहीं है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आज ज़्यादा बेहतर तरीके से गुलजार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज सेंसेक्स जो कि करीब 53 अंक ऊपर है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, निफ्टी बैंक 384 अंक ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर है और कई दिनों की बिकवाली के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स से 2.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन करीब 1900 शेयर तेजी में है और करीब 500 शेयर में बिकवाली है। बहुत दिनों बाद 3 शेयर एडवांस में है और उसके सामने 1 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहा है। तो ये बहुत दिनों बाद आंकड़ा देखने को मिला है। कितना खुशी का माहौल है, कितना दिन तक ये चलेगा, इन सब पे तो हम आगे बातचीत करेंगे ही। लेकिन आज रियल्टी इंडेक्स 2% ऊपर है, पीएसयू बैंक में बाइंग है, मीडिया में बाइंग है, डिफेंस में बाइंग है, रेलवे में बाइंग है। चौतरफा खरीदारी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है। ये तेजी कितनी सस्टेनेबल है या नहीं है, आगे क्या करना चाहिए, इन सब पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जैन साहब मौजूद है आज वाराणसी से। जैन साहब, एक बड़ी पूजा के बाद एक बड़ा इम्पैक्ट भी दिख रहा है आपकी बाजार में, हरा निशान लौटा फाइनली। क्या लग रहा है, ये सस्टेनेबल है क्या? बस सर, आप ही के नाम का महायज्ञ हवन किया है कुंभ पे। सर, बुल्स का महायज्ञ करिए इस समय, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। क्या लग रहा है बाजार सर, जो ये घूमा है ये थोड़ा बहुत पुल बैक है या सस्टेन करेगा मार्केट? नहीं सर, इस बार लग रहा है कि बुल्स को बढ़िया ग्लूकोज वूकोज पिला के एकदम तैयार कर दिया है, दौड़ेंगे। फील्ड लो मिला है प्रीवियस वीक लो के नीचे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे, और सॉरी निफ्टी पे और बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे लो के नीचे फेल्ड लो है। तो यहां से मार्केट में नीचे जाने की गुंजाइश कम है। हालांकि मैं कहूंगा निफ्टी में हल्की सी वीकनेस है। बैंक निफ्टी क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ, आउट परफॉर्मेंस, सारी चीजें हैं। आज सुबह का जो हाई बना है वो मंथली वीवैप पे बना है। मंथली वीवैप जैसे निकलेगा 49,600 49,700 के ऊपर, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। समवेयर अराउंड 49,800 पे हल्का सा अटक सकता है, बट इस ब्रेकआउट का टारगेट बनेगा 50,600 रुपए। तो यहां से हमको मार्केट में तेजी दिख रही है, लेड बाय बैंक निफ्टी। आईसीआईसीआई बैंक तेज लग रहा है, एक्सिस बैंक तेज लग रहा है, एचडीएफसी बैंक तेज लग रहा है, बैंक निफ्टी तेज लग रहा है। निफ्टी में हल्की सी वीकनेस है, उसकी वजह है मेजरली आईटी, फार्मा और कुछ हद तक ये कह सकते हैं एफएमसीजी। तो बैंक निफ्टी लीड करेगी। दो में से एक में लॉन्ग करना है तो आपको बैंक निफ्टी में करना चाहिए। स्पॉट पे 50,600 का टारगेट लग रहा है। ये देखिए, होता है तो आमतौर पर जैन साहब ये सवाल कभी पूछता नहीं हूँ, लेकिन ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा मिड कैप स्मॉल कैप के चार्ट भी आप इजीली देख सकते हो। सो वहाँ सिचुएशन कैसी दिख रही है? क्या वहाँ जो पेन पॉइंट था या बड़ा पेन पॉइंट था वो एटलीस्ट निकल गया है? अब हम देख सकते हैं पेन थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह की बड़ी इंटेंसिटी के सेल ऑफ सर, मेरे को मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं लग रहा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि पुल बैक आएगा, केवल पुल बैक आएगा। 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज दोनों से बहुत दूर है, इसलिए ये डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं वो पुल बैक आ रहा है। 51,529 सीएनएक्स मिड कैप पे ये मेरा टारगेट है। ये ऑलमोस्ट हम 49,000 से डिस्कस कर रहे हैं, तो 50,500 आ गया, 1500 पॉइंट की रैली हो गई और 1,000 पॉइंट की रैली लेके 51,500 तक तो पहुंच जाएगा। उसके ऊपर मेरे को फिलहाल तो नहीं लग रहा कि जाएगा। वहां से रिजेक्शन बनता है तो अभी डाउन साइड में 47,000 और 45,400 ये 2 टारगेट अभी बचे हुए हैं सीएनएक्स मिड कैप पे। तो मेरे को सीएनएक्स मिड कैप इस समय वीक लग रहा है और स्मॉल कैप की स्थिति मेरे को ज्यादा खराब लग रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 14,145 का टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं 18,000 से, वो टेस्ट हुआ है, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज और ऑर्डर फ्लो का रेजिस्टेंस 15,000 पे है, 15,000 15,200 तक जा सकता है, बट नेक्स्ट लेग में जब टूटेगा तो 13,300 तक आ सकता है। तो यहां से लार्ज कैप स्टेबलाइज हो रहे हैं, अच्छा बाउंस आएगा, उनमें तेजी भी डेवलप हो जाएगी। बट मिड कैप स्मॉल कैप में अभी पेन बहुत बचा हुआ है, प्रोबेबली यहाँ से 2-3 महीने और अभी पेन जाएगा, और ये आखिरी लास्ट लेग ऑफ पेन जिसको हम कहते हैं, जिसमें बिल्कुल तोड़ देते हैं, वो वाला पेन अभी बाकी है। तो चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, पेन बाकी है, लेकिन कहाँ तक रहेगा वो भी। और दूसरी एक लाइन और जैन साहब ने बोली कि आखिरी लैग है ये।
सो ये पेन तो रहेगा लेकिन लास्ट भी होगा, सो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये मिड कैप स्मॉल कैप के लिए था, लेकिन निफ्टी से बेटर निफ्टी बैंक सिचुएशन है। जो पुल बैक आएगा उसमें निफ्टी बैंक लीड कर सकता है। ये भी एक जिस्ट आपको जैन साहब ने रखी है। अब जरा इंडेक्स के गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। किस तरह की सिचुएशन आप देखने को मिल रही है बाजार के अंदर। आज पुल बैक है डिफेंस में, तो BEL निफ्टी का टॉप गेनर है। LNT आज हरे निशान में कामकाज करा, तो LNT के अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा खरीदारी है एक्सिस बैंक में, हिंडाल्को में, जहां पर कुछ बाइंग देखने को मिल रही है इंडेक्स फ्रंट पर। इसके अलावा लूजर्स में आज फार्मा में प्रेशर है। थोड़ा बहुत प्रेशर जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो IT के अंदर प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ HUL और M&M दो और ऐसे नाम है जहां पर आज थोड़ा बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप साइड पर आज खरीदारी है RVNL यानी कि रेलवेज एंड डिफेंस में। माझगांव डॉक, RVNL, कोचिन शिपयार्ड, कुछ ऐसे नाम जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। साथ साथ BSE भी। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो औरबिंदो फार्मा, न्यूज़ फ्लोज के बीच में NLC इंडिया, लुपिन, फिनिक्स से कुछ ऐसे नाम जहां पे प्रेशर है। स्मॉल कैप साइड पे आज जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें एजिस लॉजिस्टिक्स है, गार्डन रीच है, डिफेंस एक और, रेलवे से जुपिटर वैगन है, डेटा पैटर्न जहां पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर कुछ नामों की बात करें तो आज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, 5 स्टार फाइनेंस है, बाटा इंडिया है और नेटको फार्मा जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। जैन साहब, BEL क्योंकि आज डिफेंस का टेलविंड है और ये शेयर बहुत बीटन डाउन भी है निफ्टी में, ये पुल बैक जो है ये थोड़ा और कैरी होगा क्या? सर BEL में थोड़ा सा पुल बैक कैरी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकडाउन लेवल था 267 257 की रेंज, तो अपर एंड ऑफ द रेंज 267 पे ही 20 डे मूविंग एवरेज भी है, तो ये पुल बैक 267 तक कैरी फॉरवर्ड आराम से हो सकता है। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे जैन साहब से आपके सवालों को लेकर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी जैन साहब से किसी भी शेयर के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप बातचीत कर सकते हैं। साथ साथ ईमेल आईडी भी है money9query@tv9.com पर। और इसके अलावा आप इस कार्यक्रम का हिस्सा यूट्यूब पे अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ डायरेक्टली भी जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और पहला सवाल जो आया है सनी जी का आया है। इनके पास हीरो मोटोकॉर्प के शेयर है 4010 रुपए के दाम पर और वारी एनर्जी है 2340 रुपए के दाम पर। जैन साहब, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, वारी एनर्जीज तो IPO स्टॉक है और IPO के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। 2300 का मेजर सपोर्ट था, उसके नीचे है, पुल बैक लेके वापस तोड़ा है और अब वहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर इसमें किसी भी तरह की अपमूव बननी है तो 2300 तोड़ना बहुत जरूरी है। उस केस में 2550 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट ओवरऑल ये स्टॉक बहुत हद तक साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिख रहा है। 2500 और नीचे 2000 की रेंज में, 2000 टूटेगा तो वीकनेस आएगी, 2500 टूटेगा तो तेजी आएगी। फिलहाल मेरे को उसी के बीच में काफी समय स्पेंड होते हुए दिख रहा है, तो किसी को ट्रेड करना है तो लोअर एंड में लेके अपर एंड पे बेच सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में जरूर एक पुल बैक आ सकता है 4137 तक, बट वहां पे एग्जिट करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये 3577 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प 3577 तक नीचे दिखा सकता है। और कोई भी नई लिस्टिंग के लिए जैन साहब का हमेशा एक ही कहना है कि अगर आप लिस्टिंग के लिए लेकर बैठे हैं तो लिस्टिंग लेकर निकलिए, और नया अगर आप माल ले रहे हैं कोई भी तो ज़रा समय दीजिए, उसके बाद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको आंक पाएंगे। जियो फाइनेंस मोहित जी के पास है, 1400 शेयर हैं, 260 रुपये के दाम पर है और नई खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं और आप इस पर पहले भी कई बार राय दे चुके हैं। सो करना क्या चाहिए लंबी अवधि के लिए? देखिए, जियो फाइनेंस में अगर आपका नजरिया लंबा है तो ही फिर जियो फाइनेंस लीजिएगा, क्योंकि मेजरली इसका 60-65% जहां तक मेरे को याद है मार्केट कैप रिलायंस की वजह से आता है, और अभी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसमें भी अपमूव उसी को रेप्लिकेट करेगा। बट एवेंचुअली जब इसके अपने पास कैपिटल होगा, फुल फ्लेज बिजनेस होगा, तब स्टॉक में मोमेंटम आएगा। तो अगर 2 से 3 साल का व्यू है तो इस स्टॉक को लेके रखिए। 262 से 298 तक की एक मूव मिल सकती है, बट ओवरऑल 3 साल के लिए रखते हैं तो कहीं भी 600-700 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो अभी के लिए आप बने तो रह सकते हैं, लेकिन नज़रिया आपको थोड़ा लंबी अवधि का रखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा कि ऑलरेडी एक बड़ी तेज़ी के बाद एक कूल ऑफ हुआ है। सर, सोलर इंडस्ट्रीज़ राहुल प्रजापति साहब का है, इन्होंने 9,991 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। और एक बस बात में और ऐड करना चाहूँगा मैं जैन साहब कि ये जब से एफेंडो का हिस्सा कई कैश के शेयर बने हैं, पिछले लॉट में 29 तारीख वाले में उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, नए लॉट में ये हिस्सा बना है और वैल्यूएशन पार्ट भी थोड़ा सा कंसर्न था। आप कैसे देख रहे हो इसको अब? सर, स्टॉक में देखिए ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, तो ये 7882 का इसका मेजर सपोर्ट है।
ये टेस्ट हो सकता है, मतलब मोस्ट लाइकली टेस्ट हो जाएगा। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर स्टॉक एटलीस्ट 1-1.5 साल के डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अभी तो 7882 का टारगेट दिख रहा है, वहां पे रिवाइज करेंगे कि स्ट्रक्चर सपोर्ट ले रहा है कि स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आ रहा है। तो 7,000 की रेंज में कहीं आपको जो लेवल बताया गया है, आप उस समय पर तय करिए कि इसके अंदर अभी क्या करना है। अभी के लिए फिलहाल आप बने रहिए और देखते हैं कैसे किस तरह से कामकाज होता है। सरवणी जी का एक सवाल आया है। अंशुल जी आपकी प्रशंसक भी हैं और इनके पास KRN हीट एक्सचेंजर के शेयर हैं, 50 शेयर हैं और 1,000 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। करना क्या चाहिए? वैसे भी हाल की लिस्टिंग है, सो बहुत चार्ट तो नहीं होंगे, लेकिन राय आपकी। देखिए, इसमें मेजर सपोर्ट 690 के आसपास बन रहा है, तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 690 का लगाना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से ये 840 इसके लिए पार करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहीं पे कप हैंडल पैटर्न बना के फील्ड ब्रेकआउट दिया है, तो और ये पुल बैक ले रहा है। अगर 2 से 3 आप 2 काम कर सकते हैं, आप या तो स्टॉप लॉस ले लीजिए अगर इतना नीचे ले सकते हैं 690 का, और अगर नहीं ले सकते हैं तो 3 दिन इंतजार कीजिए। अगर 3 दिन में ये 850 के ऊपर आके क्लोज नहीं होता है तो फिर क्लियरली एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि पुल बैक खत्म हो जाएगा और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो केवल 3 दिन वॉच करना है, 850 नहीं निकला तो एग्जिट कर लेना है। 850 नहीं निकला 3 दिन के अंदर तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आपको एक साफ राय KRN के संदर्भ में अंशुल सर ने दी भी है। इसके अलावा एक सवाल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे आया। हरेश जी के पास ये शेयर है, करीब करीब 200-220 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक बाउंस बैक आ रहा है। 8 दिन 9 दिन कंटिन्यूस सारे पीएसयू की पिटाई हुई है, तो यहाँ से फर्स्ट डे ऑफ बाउंस बैक है जो 2 से 3 दिन और चलेगा। तो SCI 162 का हमारा पुराना टारगेट था, जिसको तोड़ के नीचे चल रहा है, तो पुल बैक में कहीं भी 162, और अगर उसके ऊपर निकला तो 20 डे मूविंग एवरेज 174 आ सकता है। बट उसके बाद जब नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव बनेगा तो 128 रुपये आएगा। तो एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए ऑन रैलीज। तो एग्जिट करने की राय आपको एक लेवल दिया गया है, उसके हिसाब से बातचीत की जाएगी। अरे जैन साहब, आगे अगला सवाल भी लूँगा मैं, लेकिन वो एक ट्वीट मैंने किया था कुछ दिन पहले कि तेज़ी में कोई सुनता नहीं और मंदी में कोई सुनने लायक नहीं रहता। उस पर आपने उस दिन मुझसे कहा था कि आपको बुधवार को मिलोगे तो कुछ बोलोगे भी। हाँ, क्या सिचुएशन थी वो? ये सर मेरे को मेरी टीम ने नोटिस कराया था कि देखिए सामने लिखा है, और ये बिल्कुल पिछले बजट वाले दिन आपका सूट हो रहा है कि कितना एम्फसाइज करके और रिक्वेस्ट कर करके मैं दर्शकों से बोल रहा था कि PSU और रेलवे से निकल जाइए, अगले बजट तक ये स्टॉक आधे हो जाएंगे। उस समय कोई सुनने नहीं तैयार था, हर एनालिस्ट उस पर इतना बुलिश था, फंडामेंटल्स वाले अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे, टेक्निकल्स वाले अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे, और बेसिक एक जो मतलब हम जिसको कहते हैं कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, वो कॉमन सेंस चीज मिस कर रहे थे लोग, कि बाइंग क्लाइमैक्स हो रहा है, और पुराने बाइंग क्लाइमैक्स स्टॉक बहुत जल्दी से 50% पिटते हैं। तो कोई उस समय सुनने नहीं तैयार था, और इस समय कोई सुनने लायक नहीं रह गया है। तो उसके ऊपर से मेरी टीम मेरे मजे ले रही थी कि डिफेंस और रेलवे, और उसी समय आपका वो आ गया, तो इन लोग को और बहाना मिल गया, देखो ये भी बोल रहे हैं, ये भी वही चीज बोल रहे हैं। नहीं, बात सही है जैन साहब। बुल मार्केट में सच में कोई सुनता ही नहीं है। आप खुद देखो, आपके सामने ही सवाल आए डिक्सन को लेके, आपके सामने सवाल आया BSC को लेके, सोलर इंडस्ट्री, PTC इंडस्ट्री, ऐसे बहुत नाम है जो 100-100 200 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं, फिर भी सबको अच्छे लग रहे थे। आज वो आधे हो गए, फिर भी किसी को पसंद नहीं आ रहा। तो ये सिचुएशन हमेशा ही रहती है। खैर, अभी के लिए आपको ऐसा कोई रेड फ्लैग दिख रहा है क्या मार्केट में? सर देखिए, एक चीज जो आपने कही बुल मार्केट के लिए, मैं इसको बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत लोगों को बुल मार्केट, बेयर मार्केट या जार्गन नहीं समझ में आते हैं। जब अभी मेरी दूसरी बेटी हुई है, वो 1 साल की हो गई है, जब उसको होना था तो पापा मम्मी आके हमारे साथ करीबन 8 महीने रहे थे। तो क्या होता था, सब्जी लेने के लिए पापा चले जाते थे सब्जी मंडी, मैं उनको छोड़ते हुए ऑफिस आ जाता था। तो वो एकदम फ्रेश सब्जी लाते थे, तो वो खाने की आदत लग गई। जब वो चले गए वापस, तो एक दिन रुचि बोली कि जाके सब्जी ले आओ। तो मैं सुबह सुबह जाता था, तो एकदम मंडी भरी हुई रहती थी, कुछ भी उठा लो सब ताजा मिल जाता था। एक दिन शाम को ऑफिस से आते समय जब बोली कि लेते आना, शाम को पहुंचे तो एक तो दुकानें 10% लगी, छटा छटाया सामान, वही आदत, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, उठा के ले आए। घर आगे जो गालियां पड़ी है ना कि ये क्या उठा के लेके आए हो। तो वही हाल था, सुबह जब ताजी सब्जी और खूब सारी दुकान थी, बुल मार्केट था, कुछ भी ले लिया तो सब अच्छा हो गया। और शाम को जब बेयर मार्केट आया ना, तो समझ में आ गया कि ये अपने बस की बात नहीं है। या तो सुबह सुबह ले लो,
या फिर छोड़ दो कि भैया तुम ही जाके ले आओ, अपने बस का नहीं है। तो वही चीज आपके ट्वीट से सेट हो गया कि बुल मार्केट में हर कोई तेजी खेल लेता है, असली परीक्षा आती है बेर मार्केट में, जब शाम को सब्जी खरीदनी होती तो है। दो सवाल उठ रहे हैं मेरे जैन साहब। आप मानते हैं कि वाइफ वैल्यू बायर है, वो शाम को जाके फिर वैल्यू बाय कर लेती है सब्जी मार्केट में? सर देखिए, इस बात में तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, वाइफ इज मोर राइट देन बॉस। एक बार जी। बॉस भी गलत हो सकता है, तो वाइफ अच्छा, इज ऑलवेज राइट। और दूसरा सवाल ये था कि जैन साहब जब आप जाते हो सब्जी लेने, तो पेमेंट क्या पैसे में करते हैं, वो भी मांगता है कि एक सौदा दे दो बढ़िया कोई लॉन्ग कर लूं इसके बदले में? सर सब्जी वाले तैयार नहीं होते हैं, नहीं बढ़िया से कोई शेयर खरीदवा देता है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जैन साहब, एक सवाल नैनीताल से आया है, विवेक मेहता साहब का सवाल है, उत्तराखंड से। इन्होंने, आपके प्रशंसक भी हैं, आपको कह भी रहे हैं कि जब आप आइएगा उनको बताइएगा। अदानी पावर इन्होंने खरीद रखा है, 2 से 3 महीने के लिए राय मांग रहे हैं आपकी, और करना क्या चाहिए इसके अंदर? अच्छा देखिए, अदानी ऑलरेडी 4 हफ्ते हो गए हैं, टाइटनेस है इसमें, मतलब स्टॉक्स में मोमेंटम बनता है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे फिजल आउट हो जाता है, लेकिन फिजल आउट होने में भी नए ब्रेकडाउन नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइटनेस है, वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो चुके हैं। ये स्टॉक एक साइड फटेंगे, मोस्ट लाइकली ये ऊपर की साइड फटेंगे, क्योंकि रिटेल होल्डिंग बहुत कम है। और एक जो बेंचमार्क आपने मेरे को सेट कराया था कि रिटेल होल्डिंग हमेशा देखिए 30% से कम जिसमें है वो स्टॉक्स में बड़ी मूव आती है, 30% से ऊपर वाले में बहुत कम मूव आती है। तो ये एक मैं अपने जब यूनिवर्स फिल्टर करता हूं तो उसमें एक कंडीशन मैंने ये भी डालना स्टार्ट कर दी है। तो ये इन स्टॉक्स में रिटेल होल्डिंग बहुत कम है, और इतनी टाइटनेस जनरली ये इंडिकेट करती है कि सेलिंग ड्राई अप हो गई है, तो अपसाइड ब्रेकआउट आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जैसे ही ये स्टॉक में मोमेंटम लेवल 510 रुपए पार होगा, सीधा सीधा 589 का लेवल बनेगा। अगर ले चुके हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं लिए हैं तो 510 का एक अलर्ट लगा लीजिए, 510 निकलते ही से लॉन्ग करना चाहिए। बहुत तेजी से 589 के लेवल मिलेंगे। और यही चीज अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी मेरे को लग रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हो गया, एक एटीजीएल हो गया, बट मेरा अगर फेवरेट पकड़ेंगे तो अदानी पावर ही है। सेकंड बेस्ट मेरे को अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लगता है। तो अदानी पावर आप बाय कर सकते हैं नीचे के जोन्स में, और अदानी एनर्जी दूसरा नाम है जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन अदानी पावर पहली प्रेफरेंस रहेगी। जैद अली साहब के पास जुपिटर वैगन के शेयर हैं 570 रुपये के दाम पर। 1 साल से वो एवरेज भी कर रहे हैं, वेट भी कर सकते हैं। अब उनका सवाल यही है कि क्या उनका प्राइस मिलेगा, और फिर मेरा सवाल यह है कि सर अगर प्राइस ही मिलने के लिए कोई निवेश करते हैं तो निवेश इसमें क्यों किया? सो आप क्या राय रखते हो? सर देखिए, 299 का टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जब 750 रुपए पे ये बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। तो नीचे एवरेज करने की जगह अगर आप ऊपर एग्जिट करके 299 में ले लिए होते तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट बन जाता। तो सबसे पहले ये एवरेज डाउन वाली स्ट्रेटेजी नहीं करनी चाहिए। आप जो भी मार्केट में पुराना जो 10-5 साल बिता चुका है, वो आपको एक चीज जरूर बोलेगा, कभी अपनी लूजिंग पोजीशन को एवरेज नहीं करना चाहिए। बेटर है कि एग्जिट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये नीचे में मिल रहा है तो नीचे में खरीद लीजिएगा। 299 से 354 तक का एक बाउंस बैक बन सकता है, बट 354 के ऊपर मेरे को ये स्टॉक जाते हुए नहीं दिख रहा है। मैं अगर अगर मिल जाता है 354 तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि दोबारा ये 299 आएगा, और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट लाइक में ये 299 का ब्रेकडाउन भी दे देगा। ओके। एक ध्रुव पाठक साहब का सवाल आया है। पहले तो आपके प्रशंसक हैं, आपको राधे राधे कह रहे हैं और आपकी तारीफ भी कर रहे हैं साथ साथ। आरती फार्मा, इसमें इनकी खरीदारी है, और कैंटाबिल रिटेल में यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। एक एडिशनल इनपुट है कि आरती फार्मा में रिसेंटली प्रमोटर ने कुछ बाय भी किया है। आपकी राय? देखिए, आरती फार्मा, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा कि हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि आरती फार्मा में 112 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था, इसके बाद 5 दिन इनसाइड बार थी। तो जब ये ब्रेकआउट ले रहा था 738 पे, हमने बाई दिया था। ऑलमोस्ट टारगेट्स हमारे डन हो चुके हैं, फर्स्ट लेग ऑफ अपमूव कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज याद रखिए, फर्स्ट लेग ऑफ अपमूव कंप्लीट होने के बाद प्रॉफिट बुक करके सेकंड कॉन्ट्रैक्शन का हमेशा वेट करना चाहिए, क्योंकि दो स्टॉक मेरे को बहुत अच्छे से याद है। पहला लेग बहुत अच्छा दिया था, उसके बाद फेल हुए तो बहुत तेजी से नीचे आए। पहला रहा एडीएफ फूड, फर्स्ट लेग में बहुत बेहतरीन 30% की मूव दिया, सेकंड लेग कभी नहीं बना। दूसरा स्टॉक था एनआईआईटी, पहले लेग में बहुत बेहतरीन 188 से 230 तक की मूव दिया, उसके बाद इतना गंदा फेल हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसमें भी फर्स्ट लेग ऑफ अपमूव कंप्लीट हुई है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑन द डिप्स कहीं भी 770 750 की जोन में जब टाइटनेस बनेगी तो सेकेंड लेग का ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। 1000 रुपए, 1000 1050 तक का टारगेट मिलेगा।
बट वो कॉन्ट्रैक्शन आने दीजिए, उसका ब्रेकआउट आने दीजिए, तब तक हम भी मनी 9 पे अवेलेबल रहेंगे, आप भी रहेंगे। तो उस समय जो भी मतलब हम लास्ट में ट्रेडिंग पिक्स डिस्कस करते हैं, उसमें जरूर मैं आरती फार्मा बाई दूंगा, क्योंकि ये मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, बट कॉन्ट्रैक्शन बनने दीजिए। तो फिलहाल व्यू बुलिश है, फर्स्ट लेग अप मूव कंप्लीट हुआ है, सेकेंड लेग कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगर ब्रेकआउट बना तो 1050 तक जा सकता है। दूसरा, प्रमोटर बाइंग है कैंटेबिल तो जी। मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से स्टॉक में तेजी रहेगी। कैंटाबिल में ब्रेकआउट फेल हुआ है 315 रुपए में, तो इसका लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट बनता है 209 रुपए, और दूसरा टारगेट बनता है 177 रुपए। तो ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों पे राय आपको दे दी गई है और आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल हमारे पास आया है। जो अगला सवाल आया है उसमें अदानी ग्रीन के ऊपर ये सवाल है, करीब आदर्श पांडे साहब का। इनके पास 600 शेयर हैं और टाटा पावर के 1000 शेयर हैं 425 पर। 425 पे टाटा पावर और 1200 पे अदानी ग्रीन। करना क्या चाहिए इन दोनों में जन साहब? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो टाटा पावर आपको 370 तक का लेवल दे देगा। मैं 338 का लेवल में प्रोटेक्ट होने का वेट कर रहा था। तीसरी बार विक बनी है कल और परसों हैमर था, और उसके पहले दिन विकिंग फॉर्मेशन थी। तो अब ये मोस्ट लाइकली 370 तक तो आराम से पहुंच जाएगा। तो किसी को फ्रेश बाई करना है तो यहाँ भी कर सकता है। अगर कल ले लिया है तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया है, यहाँ पे भी ले सकते हैं। 370 तक के टारगेट मिलेंगे। 370 थोड़ा सा इस मूव में निकलना मुश्किल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी वही है और 50 डे मूविंग एवरेज भी वही है। तो वहां पे जाके थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। अदानी ग्रीन में कंसोलिडेशन एकदम टाइट है, 2 दिन से हैमर की फॉर्मेशन है। तो किसी भी दिन एकदम शार्प अप मूव में ये काउंटर आपको 1015 और 1040 ये दो लेवल दे सकता है। तो मेरे को शॉर्ट टर्म एटलीस्ट 3-4 हफ्ते का समय लगा सकता है, बट कहीं भी 1040 के बीच के टारगेट मिल सकते हैं। करण मल्होत्रा साहब पूछ रहे हैं, करीब एम्फेसिस में 15% के आसपास का घाटा है और यहाँ से क्या पुल बैक कहाँ तक जा सकता है और क्या करें इसके अंदर? देखिए, एम्फेसिस में हमारा स्टॉप लॉस था 2750 का, उसका ब्रेकडाउन आ चुका है और वहीं तक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। शो के स्टार्ट में भी मैंने कहा था कि निफ्टी वीक लग रही है, उसकी वजह एफएमसीजी आईटी दो मेजर है। तो आईटी में थोड़ी सी वीकनेस है, पुल बैक 2750 तक आएगा, वहां पे एक बार रिकंसिडर करेंगे। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो जाएगा और वापस अप मूव स्टार्ट हो जाएगी। रिजेक्शन लेगा तो एक बार वापस से नीचे आएगा। तो 2750 आ रहा है, वहां पे निकलने की जगह एक बार दोबारा सवाल पूछ लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेज, इस पर आदर्श जी का एक सवाल आया है, क्या वो बाय कर सकते हैं? इनफैक्ट अदानी ग्रुप पे ही बहुत सवाल आ रहे हैं, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अदानी एंटरप्राइज बिल्कुल बाई करना चाहिए। यहाँ से मेरे को एक डीपर पुल बैक 20 डे मूविंग एवरेज 2300 और 50 डे मूविंग एवरेज 2388, ये दोनों लेवल टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे को अदानी में यहाँ से तेजी दिख रही है, फ्रेश बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका कहीं भी 2100 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आएगा। लगभग आप पूरे, ये चीज आपने सही कही, इंटरेस्टिंग चीज है। अदानी के सारे स्टॉक्स पिछले 4 हफ्ते से बहुत टाइट हैं और वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो गया है। और जब जब अदानी में ऐसा हुआ है, एक बड़ी अपमूव बनी है 20-30% की। तो मेरे को वही चीज होते हुए दिख रही है। एक सवाल आया है मानस जी का, डिक्सन टेक पे खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। ऊपरी तरह से हल्का हुआ है लेकिन अभी भी वैल्यूएशन वाइड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में है, आपकी राय? देखिए, डिक्सन टेक मेरे को प्राइस वाइज तो वीक लग रहा है, क्योंकि इसमें टॉपिंग आउट पैटर्न हुआ था और उसके बाद से हम टारगेट बाइंग क्लाइमेक्स था लगभग, और फील्ड लो जब बना था, सॉरी फील्ड हाई जब बना था, तब से 13,000 का टारगेट ओपन हुआ है जो अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके 13,000 आएगा। 13,000 इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। वहां पे मंथली, वीकली, डेली, तीनों पे, डेली पे स्ट्रक्चर, वीकली पे मूविंग एवरेज और मंथली पे मेन जो स्विंग लो होता है, वो तीनों वहीं पे 13,000 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर कर देता है तो फिर स्ट्रक्चरली स्टॉक वीक होगा और करीब करीब 8,500 का टारगेट खुलेगा। तो फिलहाल 13,000 आ रहा है, वहां पे प्राइस एक्शन वॉच करेंगे। सपोर्टिव रहा तो बाई का सजेशन रहेगा, स्लाइस थ्रू कर गया तो 8,500 तक सेल का सजेशन रहेगा। विनय कुमार जी ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भेजा है, कोई सवाल नहीं है उनका, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि अंशुल को देखकर लगता है कि आज कुछ नया सुनने को मिलेगा। हमें भी ऐसे लगता है अंशुल कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, इसलिए हम आपको बार बार सुनते हैं, पूछते रहते हैं कुछ। एक सवाल आया है डेंटा वाटर के ऊपर, संदीप जी का एक सवाल है।
और एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये तो मेरे सामने ही आईपीओ में डिस्कशन हुआ था और आपने साफ कहा था कि लिस्टिंग गेन मिले लेकर निकलिए, लॉन्ग टर्म है तो अभी नहीं, मौके मिलेंगे। आ गया वो सवाल घूम के, करना क्या चाहिए इसमें? सर आईपीओ बेस नहीं बना है, और जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है तब तक स्टॉक प्ले करना मुश्किल है। विशाल मेगा मार्ट आपको याद होगा, आईपीओ बेस बहुत छोटा सा बना था, तुरंत ब्रेकआउट फेल हो गया था, एकदम ऊपर गया, लोगों को ट्रैप किया और वर्टिकली नीचे आ गया। तो इसमें भी उसी तरीके का कोई एक ट्रैप बनाने के लिए 340 के ऊपर ब्रेकआउट देके ट्रैप बना के वापस नीचे आ सकता है। तो ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। जब तक कम से कम 4 महीने 5 महीने का बेस नहीं बनता है, तब तक मैं अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा इसको। इंडियन होटल पे एक सवाल है सुमित साहू साहब का। 825 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, और रिलायंस, हर बार आप आए और रिलायंस पे सवाल ना, ऐसा कैसे हो सकता है? 1240 रुपए के दाम पे रिलायंस पे भी एक सवाल है उनका, करना क्या चाहिए इन दोनों पे? सर रिलायंस के अलावा दूसरा कौन सा था? इंडियन होटल। इंडियन, देखिए इंडियन होटल तो मेरे को यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। स्टॉक में एक पुल बैक है, ये पुल बैक 750 से लेके 774 के बीच तक आ सकता है। 750 ऑलमोस्ट आ चुका है, 774 तक खिंच सकता है, बट उसके बाद जब वीकनेस आएगी तो 645 रुपीज तक डाउन साइड आ सकता है। तो सर रिलायंस 1200 और 1326 की रेंज है, लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास नीचे जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो हाई लाइकली है कि एक बार ऊपर की तरफ रेंज का अपर एंड 1326 जा सकता है। ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, रिसेंटली मैंने ट्रेड भी किया है, तो मेरे पास लॉन्ग पड़ा हुआ है ये स्टॉक। इनफैक्ट ये मुझे ही रट गया है, तो आप क्या डिस्क्लेमर दोगे? आपका आधा डिस्क्लेमर तो मुझे ही रट चुका है सुनते सुनते। लेकिन हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री से कई बारी जैन साहब राय भी दे चुके हैं। पूना वाला फिनकॉप 349 के भाव पे खरीदारी है राजेश जी के पास, 6 महीने का उनका नजरिया है, करना क्या चाहिए इसमें? पूना वाला फिनकॉर्प, पूना वाला फिनकॉर्प, सर ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट, हाँ ये भी बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट किया था अपना 525 के आसपास, वहां से टारगेट इसका 243 का निकल के आया था। अभी ग्रॉसली ओवरसोल्ड है, तो एक पुल बैक दे सकता है, क्योंकि पूरे मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में पुल बैक दिख रहा है। 307 320 इस रेंज तक पुल बैक आ सकता है, बट नेक्स्ट लेग में ये 238 243 इस रेंज में आते हुए दिख रहा है। एक सवाल आया है प्रदीप जी का, मैनकाइंड और टेगा इंडस्ट्रीज, इन दोनों पर ये आपका व्यू चाह रहे हैं। मैनकाइंड तो फिर भी एक पुराना समय दे चुका लिस्टिंग का, टेगा इंडस्ट्रीज भी दूसरी भी, ये दोनों मीडियोकर हैं लिस्टिंग के लिहाज से, आप क्या राय रखते हैं? देखिए टेगा इंडस्ट्री में एग्जैक्टली वही हुआ कि आईपीओ के बाद स्टॉक ठीक ठाक चला, अच्छा आईपीओ बेस बनाया। देखिए ये परफेक्ट स्टॉक था, अगर आपको आईपीओ बेस पढ़ना है तो लिस्टिंग के दिन से इस स्टॉक ने पूरा बेस बनाया था। 357 दिन लगाए थे बेस बनाने में, 700 रुपये पे ब्रेकआउट आया था, और जब बेस का ब्रेकआउट इतना बड़ा बेस बना था तो मूव भी उतनी बड़ी होनी चाहिए थी। तो 700 रुपये से 2200 रुपये तक गया था, पूरा बेस ब्रेकआउट कंप्लीट किया, बाइंग क्लाइमेक्स किया, और अब नीचे आ रहा है। इस बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है 1040 रुपए, तो धीरे धीरे करके स्टॉक 1040 मिल सकता है। पुल बैक में कहीं भी आपको 1450 के आसपास मिले तो एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। मैनकाइंड में फील्ड ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक 61 दिन का पैटर्न बना था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था 2767 का, लेकिन तुरंत वर्टिकली फेल भी हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 2440 था जो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टारगेट थोड़ा सा डीप है, ये समवेयर अराउंड 2172 के आसपास है, तो ये एक बार 2172 आते हुए दिख रहा है। तो आपको दोनों पर राय दी गई है, टेगा इंडस्ट्रीज पर भी और मैनकाइंड पर भी। मोहम्मद यासीन साहब पूछ रहे हैं कि इंडीजीन ये होल्ड कर सकते हैं क्या? 630 के दाम पे इनकी खरीदारी है। इंडीजीन, इसमें भी एक फील्ड ब्रेकआउट बना था और उसके बाद काउंटर में काफी तेजी से डाउन मूव आया। आईपीओ बेस का भी ब्रेकआउट फेल हुआ था 658 पे, तो हाई लाइकली है कि अगर 2-3 महीने 4 महीने इस समय लगा सकता है, बट इवेंचुअली 490 जो आईपीओ लो के आसपास की रेंज है, 490 से 470, ये जोन टेस्ट होती हुई दिख रही है। शंकर सिंह साहब आपको हृदय से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने कई पोजीशंस में आपने उनको बचाया है, तो उनकी तरफ से आप रिगार्ड्स एक्सेप्ट करिएगा। और साथ ही साथ रवि जी का भी एक रिगार्ड है आपके लिए, और ये पूछ रहे हैं कि क्या भारती एयरटेल में वो इन लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं जो ये ब्लॉक हुआ इसके बाद? देखिए भारतीय एयरटेल में अभी फिलहाल तो एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आप एक लेवल पे अलर्ट लगा लीजिए 1733 का, या तो 1733 का ब्रेकआउट दे दे तो आपको मोमेंटम प्ले मिल जाएगा।
वहां पे मोमेंटम प्ले कर लीजिएगा। या फिर बॉक्स का लो आता है 1510 रुपए के आसपास, तो 1510 आने पे लॉन्ग कीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का रहेगा, 1490 रुपए का, और अपसाइड 1733 तक की मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। या तो 1733 का ब्रेकआउट ले ले, या 1510 का रेंज बॉटम टेस्ट कर ले, तब बाई बनेगा। तो आपको राय दी गई है भारतीय एयरटेल के संदर्भ में, न्यूज़ फ्लोज पे नज़र रखिए और बाकी अदरवाइज भी आपको जो लेवल्स बताएगा उनको ध्यान दे सकते हैं। तृप्ता अहलूवालिया जी का एक सवाल आया है, इनके पास रेमंड लाइफस्टाइल के शेयर है, काफ़ी घाटा है, करना क्या चाहिए इसे? देखिए, रेमंड में एक पुल बैक दिख रहा है इसमें, चूंकि वॉल्यूम ड्राई अप हो चुका है और आज अप मूव मिल रही है, तो 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकता है। क्योंकि पूरे डाउन मूव में अभी तक 50 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट जिस दिन से ब्रेक डाउन दिया है 9 जनवरी से टेस्ट नहीं हुआ है। तो एक बार 1540 के अराउंड तक ये स्टॉक पुल बैक ले सकता है। 1540 पे दोबारा सवाल पूछिएगा, वहां पे अगर रिजेक्शन बना तो नए लो के लिए सेल बनेगा, अगर उसको ब्रेकआउट ले लिया तो स्टॉक में अपमूव मिल सकती है। 40% चांस है कि ब्रेकआउट लेगा, 60% चांस है कि वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। एक सवाल गुंजन जी का है, इनके पास अपोलो माइक्रो के शेयर है 105 रुपए के दाम पे, और जीएमआर पावर भी है 68 रुपए के दाम पे, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, जीएमआर पावर में तो हम 97 का टारगेट बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, वहां पे बेस बनाने की कोशिश हो रही है। आज का रिवर्सल वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा होता है तो मैं मान लेता कि 97 का लेवल प्रोटेक्ट हो गया है। तो फिलहाल के लिए 97 का सपोर्ट है, 117 का रेजिस्टेंस है। एक बार के लिए स्टॉक 117 जा सकता है, 117 अगर निकलता है तो ट्रेंड जो है वो अप हो जाएगा, और फिर स्टॉक में आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो अभी नो मैंस लैंड में 117 के ऊपर निकले तो बाइंग कंफर्म होगी, या फिर 97 तोड़ दे तो फिर ये ब्रेक डाउन कंफर्म कर देगा, और टारगेट इसका फिर काफी नीचे का होगा, 70 रुपए का। तो अभी अगर मगर ज्यादा है, क्लियर कट प्रिसाइज कोई डिसीजन लेने लायक स्टॉक चार्ट है नहीं। 117 निकले तो अप मूव आएगी, 97 निकले तो डाउन मूव आएगी, किसी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेने दीजिए। दूसरा अपोलो है, इसमें फिलहाल पुल बैक आ रहा है, ऊपर में 125 तक आ सकता है, बट इवेंचुअली ये काउंटर आपको 88 रुपीज तक नीचे आते हुए दिखेगा। तो पुल बैक में एग्जिट करना चाहिए, फील्ड ब्रेकआउट है। सुरेश कुमार साहब पूछ रहे हैं कि जेके टायर और सीएट में कौन सा ज्यादा बेहतर है खरीदारी करने के लिए? सीएट और जेके टायर, सर सीएट में तो ब्रेकडाउन है, 2185 दिख रहा है नीचे में आते हुए, और जेके टायर में भी डाउन मूव है। हालांकि इसका टारगेट 275 था 520 के बाइंग क्लाइमेक्स से, तो कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप बाउंस बैक प्ले करना चाहते हैं तो जेके टायर में प्ले कर लीजिए, 328 तक आ सकता है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझसे पूछ रहे हैं कि 1-2 साल 3 साल के लिए, तो ये दोनों स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है, अवॉइड करना चाहिए। केवल और केवल एक छोटा सा पुल बैक हफ्ता 10 दिन का जेके टायर में जरूर मिल सकता है। तो डिस्क्लेमर भी है क्या कि दोनों में से किसी एक का टायर यूज करते हो? सर रेनॉल्ट वाले जो भी टायर देते होंगे वो मेरी गाड़ी में लगा है। रेनो वालों का सर शायद सीएट है जिनके साथ इनका टाई अप है, अदरवाइज लेकिन हाँ वो एक्टिवा में भी हो सकता है ना, वहाँ जेके टायर हो सकता है, वो टू व्हीलर का सबसे बड़ा प्लेयर। एक्टिवा मेरे घर पे रखी है सर पापा के पास, यहाँ पे जुपिटर है, तो उनमें भी जो भी हो। चलिए, तो खैर जोक्स अपार्ट, इसके अलावा एक सवाल स्वप्ना जी का है, इनके पास जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर हैं 1520 रुपए के दाम पर। पहले इन्होंने खरीदारी करी, फिर एक जो डाउनफॉल आया 20% का लोअर सर्किट, वहाँ 1290 पे और खरीदारी करी, स्विंग के लिए लिया था, अब क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जेनटेक मेरे को याद है, अगर ये रेगुलर व्यूअर है मनी 9 की, तो जब से 2300 रुपए का ब्रेकडाउन आया है तब से मैं बोल रहा हूँ कि ये बाइंग क्लाइमेक्स है। 1576, 1129 और 893, ये 3 टारगेट आएंगे। तो अगर आपको स्टॉक में रहना ही था तो एक बार एग्जिट करके 893 में ले लिए होते, उसको एवरेज करके, और मतलब वो जेब से 1 रुपए गिर गया है तो उसको बटोरने के चक्कर में बाकी जेब भी खाली करने के चक्कर में लगे हैं। 893 तक ये नीचे आ रहा है, फिलहाल हो सकता है एक बार पुल बैक दे दे 1150 तक, बट इवेंचुअली 893 ये स्टॉक आते हुए दिख रहा है। और मेरे को कोई बड़ा बाउंस या बड़ा अपमूव स्टॉक में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपरी स्तर पे वॉल्यूम थे, मोस्ट लाइकली स्मार्ट मनी एग्जिट कर चुका है। तो आप को
जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर से और बाकी आंकड़ों से समझ में आ गया होगा किस तरह की स्टीप फॉल इसने दिखाए हैं और एक तरफा तेज़ी दिखाई थी। 600 करोड़ रुपए के आसपास की टॉप लाइन और करीब करीब 9,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, जो कि आज के दाम पर है। इस तरह के आंकड़ों को आप एक बार देखिए और फिर कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एनीवेज, अब बातचीत करने के लिए एक शाजिया जी का एक सवाल आया है। ये रेगुलर दर्शक भी हमारी, इनके पास EPL जो पहले एसएल प्रोपेक लिमिटेड के नाम से था वो है, और साथ साथ सर्वोटेक पावर, ये 2 शेयर है। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं जैन साहब, तो क्या राय होगी इन दोनों पर? सर्वोटेक पावर, दोनों स्टॉक, हाँ सर्वोटेक तो मिल गया। सर्वोटेक सर एक पुल बैक दे सकता है 140 से लेके 145 की जोन तक, बट ये स्टॉक नीचे में 88 का टारगेट अभी इसमें ओपन है, क्योंकि ग्रॉसली ओवरसोल्ड है, 4 लेग डाउन मूव हो चुके हैं, तो एक डीपर पुल बैक आ सकती है 140 तक, उसके बाद वापस नीचे आ रहा है। इसके पहले वाला काउंटर मेरे को नहीं मिल रहा। तो एसएल प्रोपेक EPL लिमिटेड के नाम से वो अभी कामकाज करता है, लेकिन सर्वोटेक मिल गया मिल गया मिल गया जी मिल जी गया सर। EPL लिमिटेड ये 239 वाला काउंटर है, अगर यही है तो फिर स्टॉक टेक्निकली वीक लग रहा है सर। इसमें ब्रेकआउट आ जाना चाहिए था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद बड़े वॉल्यूम के साथ फेलियर आया है, तो स्टॉक में पुल बैक है। ये पुल बैक मोस्ट लाइकली फेल होगा, तो अगर है तो 230 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर नहीं है तो फिर फ्रेश बाइंग के लिहाज से अभी तो नहीं बन रहा लेने लायक। शाकिब खान साहब पूछ रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी में एंट्री करनी चाहिए क्या? 2 से 5 साल का उनका नजरिया है। 2 से 5 साल का नजरिया है तो थोड़ा सा आपको डिप और मिल जाएगा डॉक्टर रेड्डी में। करीब करीब आपको डाउन साइड में 970 के अराउंड ये स्टॉक मिल सकता है। लार्ज कैप फार्मा में बहुत समय से बोल रहा हूँ कि अभी डाउन मूव आएगी। स्टॉक सारे साइडवेज चले गए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है, तो फार्मा में एक राउंड डाउन मूव तब आएगी जब मार्केट में एक राउंड अच्छी अप मूव बन जाएगी। तो 970 के राउंड मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में। ओके, एक विजय तिवारी जी का सवाल आया है आपके लिए, प्रशंसक भी हैं आपके। इन्होंने हाल में ही 30,000 का लॉस बुक किया है और अपनी कैपिटल पूरी तरह से फ्री कर लिया, 100% के आसपास से कैपिटल में बैठे हैं। अब इनका सवाल यही, कोई ऐसा शेयर बताइए जहां से एटलीस्ट अपना लॉस भी कवर कर लें और अच्छा गेन भी ले लें। आप क्या राय रखते हो? देखिए इस समय छुपने की जगह केवल लार्ज कैप्स में दिख रही है, उसमें भी मेटल और बहुत कम काउंटर्स हैं जहां पे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आप टाटा स्टील लेके उसमें मतलब छुप के बैठ जाइए, 2-3-4 महीने में आपको वो ठीक ठाक पैसा दे देगा। उसके बाद जब मिड कैप स्मॉल कैप में अपमूव आना स्टार्ट होगा, तब ढूंढ ढूंढ के काउंटर लाएंगे जहां पे बड़ी अपमूव्स मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए पैसा अगर सुरक्षित रख रहे हैं तो उसको टाटा स्टील में निवेश करके छोड़ दीजिए। एक सवाल हकीम शेख साहब का है। इनके पास सर्वोटेक पावर है, जिस पे भी आप बात भी कर रहे थे, और दूसरा ओला है। 95 के दाम पे इनकी खरीदारी है। आप क्या राय रखते हो इन शेयरों पे? देखिए सर्वोटेक तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्टॉक में काफी डाउन मूव लग रही है। एक बार अगर चाहें तो निकल भी सकते हैं। मेरे लिए एक डिसाइसिव, अगर मेरे को डिसीजन लेना है, आई वुड सजेस्ट कि पुल बैक में जैसे ही 137 140 मिले निकल जाना चाहिए, नीचे 88 मिलेगा। ओला इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ से अभी तो ओवरसोल्ड है, एक पुल बैक 64 से 66 के बीच में दे सकता है, बट इवेंचुअली ये काउंटर 9-10 रुपए आते हुए मेरे को नीचे में दिख रहा है, तो मैं इस पर काफी बेरिश हूँ। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर राय पहले भी जैन साहब दे चुके हैं, तो उन राय को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा HUL और CDSL में फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रखी है अमन जी ने, और इनका नज़रिया जो है वो लंबी अवधि का है। आप क्या राय रखते हो? देखिए दोनों में लंबी अवधि में जो पैसा बनना था वो बन चुका है। अब वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव है। कल हमने पेग रेशियो जो डिस्कस किया था उसके लिहाज से भी देखें तो अभी दोनों स्टॉक काफी एक्सपेंसिव हैं और टेक्निकली भी वीक हैं। इसमें HUL में एक फील्ड ब्रेकआउट बना है 2700 का, जिसका अभी लॉन्ग ड्रॉन टारगेट 2126 पेंडिंग है, बट मेरे को लग नहीं रहा 2126 पे सपोर्ट लेगा। ये बॉक्स का लो टेस्ट करने नीचे आ सकता है, हाई लाइकली है कि नीचे आ जाएगा बॉक्स का लो टेस्ट करने, जो कि प्लेस्ड है 1800 के आसपास। तो HUL मेरे को अगले 1-1.5 साल में 1800 रुपये आते हुए दिख रहा है, और CDSL में फील्ड ब्रेकआउट बाइंग क्लाइमेक्स दोनों है। 1344 का टारगेट कंप्लीट कर चुका है, 1085 का प्रोबेबली 2-3 हफ्ते में कंप्लीट कर लेगा, बट डाउन द लाइन 3 महीना लगा के ये 800 रुपए का अपना जो फाइनल टारगेट है बाइंग क्लाइमेक्स का वो कंप्लीट कर सकता है। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है सिद्धू कुमार साहब का। NTPC इनके पास पड़े हैं 362 रुपये के दाम पर,
और क्या ये वापस रिकवर कर पाएगा और कहाँ तक आप इसमें चाल देख रहे हो? सर एनटीपीसी बोला ना आपने? जी जी। देखिए एनटीपीसी में भी अगेन फील्ड ब्रेकआउट 423 के आसपास से हम लेवल्स जो तीन डिस्कस किए थे, 382, 357 और 309, तीनों कंप्लीट हुए हैं। बाउंस बैक बिल्कुल भी नहीं है। मूविंग एवरेजेस नीचे आके कैचअप कर रहे हैं, प्राइस नहीं ऊपर जाने तैयार है। तो इवेंचुअली 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगा के 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा। चाहिए पुल बैक लेके जाए 50 डे मूविंग एवरेज 322 तक, या मूविंग एवरेज धीरे धीरे करके 309 के लेवल तक कैचअप करे। दोनों केस में कैचअप होने के बाद 244 का टारगेट खुलता हुआ दिखेगा। मेरे को स्टॉक में बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। तो कोई बाउंस बैक की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा एक आरिफ साहब का सवाल है, आपके प्रशंसक भी हैं, बढ़िया। और मॉर्पेन लैब इनका सवाल है, करीब 200 शेयर हैं, 70 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। आप क्या राय रखते हो, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए मोरपिन लैब में 55 का टारगेट हम डाउन साइड का काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, उसके नीचे स्लाइस थ्रू करते हुए निकला है। तो पुल बैक में 55 और 59 ये दो टारगेट ऊपर में टेस्ट कर सकता है, बट 59 के ऊपर मेरे को जाते हुए दिख नहीं रहा है। और 59 टेस्ट करने के बाद जब ये डाउन मूव स्टार्ट करेगा, जो लास्ट लेग ऑफ डाउन मूव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में, उसमें ये काउंटर अगर 38 रुपीज टेस्ट कर ले तो मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। प्रकाश चौधरी साहब का एक सवाल आया है, इनके पास अदानी पोर्ट के शेयर है, अदानी पावर भी है, लेकिन अदानी पावर पे आप बातचीत कर चुके हैं। सो अदानी पोर्ट 1220 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, करना क्या चाहिए ना? अदानी पोर्ट एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टॉक को एवरेज कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाएगा। ऊपर में 1154 आते हुए दिख रहा है, और अगर 1154 निकाल लिया, क्योंकि वहां पे एंकर वीवैप भी है और 50 डे मूविंग एवरेज भी है और दो स्विंग हाई भी है, तो ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 1150 1160 की रेंज अगर निकाल लिया बाउंस बैक में, तो फिर ये बाउंस बैक 1303 रुपए तक जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एवरेज करके नीचे वाले शेयर 1154 पे निकाल लें और ऊपर वाले शेयर 1303 रुपए तक वेट कर सकते हैं। तो 1303 रुपए तक वेट कर सकते हैं। और अगर जो अप मूव आता है उसके लिहाज से, वैसे भी अदानी समूह में आज थोड़ा अच्छा न्यूज़ फ्लो या अच्छी बातचीत भी हो रही है। देवीलाल जाट साहब का एक सवाल आया है, इनके पास वरुण बेवरेजेस के शेयर हैं, 555 रुपए के दाम पे खरीदारी है और 1 साल पहले से लिया हुआ है। 1 साल पहले थोड़ा महंगे साइड पर भी था ये शेयर, अब क्या करना चाहिए इसमें? सर वीबीएल मेरे को याद है 667 से मैं मना कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स के पूरे सिग्नल दिख रहे हैं। 611 टूटने के बाद 536, 421 और 330, ये दो लेवल आते हुए तीन लेवल आते हुए दिखेंगे। 536 को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं मिला, स्लाइस थ्रू करते हुए गया है। 421 तक आते हुए दिख रहा है। 421 से बाउंस बैक करके नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 330 रुपए तक ये काउंटर आ जाएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है जो हुडको को लेकर, ये सवाल आया है ज्योतिष चौधरी जी का। इनके पास 204 रुपए के दाम पर खरीदारी है हुडको के शेयरों में, छोटी अवधि के लिए खरीदारी की है, तो क्या बने रहें या निकल जाएं? देखिए आपको भाव मिल जाएगा 201 204 तक पुल बैक आ सकता है, बट ये बहुत वीक पुल बैक होगा, काउंटर में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। तो 201 के पास से अगर फिसलने लगे तो वहां बुक कर लीजिएगा, 204 मिल जाए तो वहां बुक कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में ये 149 रुपीज आते हुए दिख रहा है। एक पॉली कैप को लेकर अंकित शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? इनकी खरीदारी 5694 रुपए के दाम पर है, अभी क्या करें? देखिए ये वायर वाले सारे काउंटर ऑलमोस्ट टॉप्ड आउट हैं, और ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा बॉक्स बना के 1 साल लगभग 7-8 महीना लगाया है बॉक्स बना के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 5930 टूटने के बाद से इसमें 3783 का टारगेट खुल चुका है। तो पुल बैक में 5930 अगर मिल जाए तो एग्जिट कर लीजिए। नीचे में 3783 आते हुए दिख रहा है। लेमन ट्री होटल 100 शेयर हैं एमजे व्लॉग साहब के पास 147 रुपए के दाम पर, और ऐड करें क्या इसको? नहीं सर, ऐड नहीं करना चाहिए। ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस इसमें 138 139 की जोन है, वहां तक जा सकता है। वहां से जब डाउन मूव आएगी तो 112 रुपए आराम से आ जाएगा। और ओवरऑल जो फील्ड ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट बनता है समवेयर अराउंड वीकली स्विंग लो जो है ये है 100 रुपए 75 पैसे पे। तो 100 रुपए 75 पैसे आते हुए दिख रहा है। एक पहले बाउंस बैक देगा 138 तक, वहां पे एग्जिट करना चाहिए।